क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपके पास Aqua, Max and Pau share 5400 yen in the ratios of 5:3:4. How much money does each of them get? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो है वो ये देखना है कि तीनों, क्योंकि हमने एक चीज ये सीखी है हमेशा कि वेन एवर वी डिस्कस द रेशियो दीज आर नॉट द वैल्यूज, दीज आर द रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है। तो वी डोंट नो अबाउट इंडिविजुअल वैल्यूज, तो हम इसे कंसिडर करेंगे 5x, 3x एंड 4x। राइट। तो अब अगर जो है वो ये कहता है द सम ऑफ द मनी इज इक्वल्स टू 5400 येन, ये अब आपके पास है, सो वी हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम। सो इट विल बी 12x equals 5400 and the value of x is equals 5400 divided by 12. 450. Yeah, so it will be 450. Now we need to calculate each of them. So 450 times 5 first, it will give you 2250. Then we have 450 times 3, it will be 1350. Then we have 450 times 4, which is equals to 1800. These are your answers, right? Now, the second question. In question number 2, it says we have the formula pressure is equals force upon area, right? Find the pressure exerted by a force of 810 newtons on an area of 120 centimeter squared. Give your answers into न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। सही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है यहाँ पे, यू नीड टू कन्वर्ट इट, राइट। अच्छा, इसमें दो तरीके से काम हो सकता है। पहले आप अपनी कैलकुलेशन कर लो और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर दो कि आपने, क्योंकि दे नीड द आंसर फ्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। ठीक है। या फिर आप जो है वो पहले कन्वर्ट कर लो एंड देन यू कैन राइट डाउन। तो हमारे पास, हमें ये पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब मेरे पास अगर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10,000। 10,000 से मुझे इसे डिवाइड करना होगा। सही है। सो 120 डिवाइडेड बाय 10,000 विल गिव यू 0.012 मीटर स्क्वायर। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। 810 ऑलरेडी न्यूटन्स में मौजूद है, यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टू गेट द पर्टिकुलर आंसर। तो फोर्स हमारे पास यहाँ पे कितनी है बेटा, प्रेशर फाइंड आउट करना है। फोर्स इज 810 डिवाइडेड बाय एरिया, एंड एरिया यू हैव कैलकुलेटेड इज 0.012। सो 810 divided by 0.012, which is equals to 67,500. So this will be your answer, 67,500 newtons per meter square. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स 140 एंड 245। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ 140 एंड 245। तो 140 के जो फैक्टर्स आपके पास आएंगे वो आपके पास हो जाएगा बेटा 2 into 2 into 5 into 7। You know how to make the factors. So 2 into 2 into 5 into 7 is the factors for 140. And if you talk about 245, अच्छा, इसमें हम एक दफा और चेक कर लेते हैं इसको। 7 5 35 इंटू 2 इज 70 इंटू 2 इज 40। 140 हो गया। 245 की बात करते हैं तो आपके पास हो जाएगा बेटा 5 into 7 into 7. 5 into 7 into 7, that is 49 into 5 will give you 245. Now we need to find Okay. out the फैक्टर्स, Common. HCF। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो वो दो आपके पास आ 7. रहे हैं। एक पेयर आपके पास बन जाएगा 7 का बेटा, और एक पेयर आपके पास बन जाएगा दिस 5 का। ये 5 का पेयर बन जाएगा आपके पास। ये दो पेयर्स आपके पास बन जाएंगे। सो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज 5 into 7 विच इज इक्वल्स टू 35। दैट इज योर HCF। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट बी में। कहता है मशीन हैज अ बजर दैट साउंड्स एवरी 50 मिनट्स, द मशीन आल्सो हैज अ बेल दैट साउंड्स एवरी 80 मिनट्स, द बजर एंड बेल साउंड टुगेदर एट 10 AM। इसके अंदर जब भी बेटा क्वेश्चन आपके पास टुगेदर आता है तो दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट LCM। LCM आपने फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 50 एंड 80 फर्स्ट। G. ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 50 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास हो जाएंगे बेटा 2 × 5 into 5। और 80 की अगर बात करेंगे तो 80 के जो फैक्टर्स आपके पास आएंगे दैट इज 2 × 5 टाइम्स 2 × 2 like this।
अब हमने यहाँ पे एलसीएम हम्म फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर आपके पास आ रहा है दिस 2, एक पेयर आपके पास आ रहा है दिस 5, और बाकी आपके पास अलग से आ जाएंगे। सो इट विल बी 2 into 5 into 5 into 2 into 2। ठीक है, which equals 400. एग्जैक्टली exactly। तो ये सम आपके पास जो है दैट इज इक्वल टू 400 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आपके पास जो है जो बेल बजी थी, जो बेल रिंग हुई थी, वो 10 AM रिंग हुई थी। अच्छा, हमने जो है वो 400 को आइडेंटिफाई करना है। तो 400 over 60 करेंगे from एग्जैक्टली 6 hours or 40 हाँ, minutes. बिल्कुल। तो ये हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 400 आपके पास आया, ओवर 60 आपने किया, क्योंकि हमें आवर्स में चाहिए था। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपके पास 2 3 एंड 220। सो वी हैव 20/3, जो आपके पास डेसिमल में हो जाएगा 20 / 3 विच इज 16.66 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 6.66। सो इट्स 6.66 आवर्स। ये आपके पास आ गया। अब हमें जो आंसर चाहिए वो आपके पास आवर्स और मिनट्स में चाहिए। सो दैट मीन्स 6 + 0.66 आवर्स है। तो ये तो आवर्स है, इसे हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। वी नीड टू मल्टीप्लाई 0.66 इंटू 60। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.66 टाइम्स 60 विल गिव यू 40. एग्जैक्टली 39.6 which is equals to 40 approx. So we have 6 hours and 40 minutes. Now अब यहां से मैं अगर काउंट करता हूँ 10 AM से, so it will be 11 12 1 2 3 4। So basically at 4 AM 40 minutes हमारे पास जो है वो टाइम हो जाएगा 4 hour। 440. हाँ, 440 हम यहाँ पे लिख देंगे। या अगर हम जो है वो 24 o'clock पे बात करते हैं तो हम इसको जो है वो 1640 भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। वी हैव बोथ ऑप्शंस। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू फैक्टराइज 6y² + 15y। तो यहां से अगर मैं 3y कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा बेटा 2y + 5। ये आपके पास हो गया। उसके बाद इसे हम एक्सपेंड और मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी m² + 9m -5m -45। तो ये हो जाएगा m² + 4m -45 आपके पास हो गया। देन वी हैव पार्ट सी, जिसमें हमने जो है वो t को सब्जेक्ट बनाना है। सो 2s = at²। सो 2s/a = t²। ये कैंसिल हो जाएगा। 2s/a आपके पास आंसर आ जाएगा। देन वी हैव पार्ट डी। पार्ट डी में कहता है यू हैव टू सॉल्व। सो 6x - 5/2 = x + 1। 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, सो इट विल बी 2 into x + 1 एंड 6x - 5 = 2x + 2। सो 6x - 2x = 2 + 5 is 7। So 4x = 7, x equals 7 over 4. exactly x = 7/4 is your answer। तो कहता है 5/8 of a rectangle is shaded। So that means we can say कि if we subtract 5/8 from 1, we have 3/8, which is basically the unshaded part, right? Of A, like this। ठीक है। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर आपसे कहता है 3/8 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम इन दोनों को एड अप करते हैं व्हाट वी विल गेट। 23 over 4. नहीं नहीं सर, 9 नो, फिर से रिपीट कर सकते हैं? देखो हमारे पास यहाँ पर शेडेड पार्ट टोटल कितना है, शेडेड पार्ट ए का ये रहा, और सी का शेडेड पार्ट 80% है। तो वी कैन राइट 80% इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन विच विल गिव यू 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, करेक्ट। करेक्ट। 4/5, राइट।
अब ये 4/5 इज द शेडेड पार्ट ऑफ ए ऑफ सी। अगर मुझे अनशेडेड चाहिए आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। तो मेरे पास यहाँ पे अनशेडेड पार्ट आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1/5। जी। ठीक है, ये भी मुझे पता चल गया। अब मुझे ये बात समझ आ गई कि ए का जो अनशेडेड पार्ट है वो इसके बराबर है। ये आपके पास सी का अनशेडेड पार्ट है, ये ए का अनशेडेड पार्ट है। If this unshaded part is equals to 3/8 and this unshaded part is equals to 1/5, क्योंकि इसका भी 1/5 था ना आपके पास, इसका भी 3/8 था। तो जो 3/8 ये है वो भी 3/8 है। जो सी का 1/5 अनशेडेड है वो हमारे पास अनशेडेड आ गया। बी का वन ओवर हाँ। फाइव सही है, ये सही। अनशेडेड है और ये भी अनशेडेड है। अब मैंने काम क्या करना है यहाँ पे, दोनों को ऐड करता हूं। तो वी विल बी हैविंग द टोटल अनशेडेड पार्ट ऑफ बी, जो मेरे पास आ जाएगा 23/40 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। सो दिस इज द जी। अनशेडेड पार्ट ऑफ बी। करेक्ट। Meaning the shaded is 70. Right. And we need to find out the shaded part of B. So we have to subtract it from 1. So 1 minus 23/40. जब हम इसे subtract करेंगे, 1 में से subtract करेंगे, so we will be having the answer which is equals to 17/40, which is basically the shaded part of B. That will be your answer. Question number 6 में कहता है Leon's salary is 180,000 Hong Kong dollars. She gets a salary increase of 3%. So salary increase of 3%, 3% on the total value, which is the original value, and her value is 180,000. Right? So ये आपके पास हो जाएगा 0.03 times of 180,000. So when you will add up, it is equals to 5,400. Now we need to add this one, that is 180,000, the previous salary plus increment, which is of 5,400, which will give you answer 185,400. So 1,85,400 Hong Kong dollars is the salary after increment of Leon's. Now we have part B. It says in a sale, all normal price are reduced by 15%. That means 15% discount, which means you have the value of 85%. The sale price of a camera is this one, right? And then we have to subtract it. So what we need is we have to find out the normal price, right? तो अब इसका नॉर्मल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इफ वी कैन डायरेक्टली से दैट कि if 6630 is basically equals to 85%, what will be the value of 15%? Okay, please repeat Or your we can second. say, what will be the value of 100%? We can directly calculate the 100% value, na, which was your original Hmm. price, because they ask you about the normal, na, they do not ask you about the reduction price. So we can directly calculate it by 100. So if 6,630 is basically 85% of the total value, so what will be the total value, which is basically equals to 100%? When you will cross multiply it, what you will get? 6630 times Yeah. 100 divided by 85, which will give you 7,800 Hong Kong dollars. That will be your final answer. Ayan plays 7 games of cricket. His mean score per game for these 7 games is 42. Total number of games, these are number of games, and these are the mean score. This is the mean score. So we know the formula for mean, that is equals to sum over numbers. So we have mean, which is 42, and numbers, which is 7, which will get multiplied on the left hand side, and we have the sum, which is equals to 42 into 7, which is equals to 294. Now, Ayan is going to play one more game of cricket. He wants his mean score per game for 8 games to be exactly 50 runs.
So again, we have to apply the formula of mean, which is equals to sum divided by numbers, but this time the number of game is 8 and mean score is 50. So that means 50 times 8 equals to sum, which is equals to 400. If sum of 8 games should be subtracted by the sum of 7 games, we will be having the sum of 8th game only. Sum. So which is basically equals to, or we can say the score. इस sum से confused ना हो जाना. So we can write it as a score of the 8th game. So it's 400 minus 294, which is equals to 106. That will be your answer. Question number 8. In question number 8 it says, write 9.3 into 10 raised to the power 7 as an ordinary number. So we need to write down the answer. So that means we know we have to remove this 10 raised to the power 7 to 10 raised to the power 0. That means we have to decrease the power. And we know when we shift the decimal on the right hand side, power will get decreased. Now we have to count it. It will be 9.3. And then if we shift on the right hand side, it will be one decimal, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So zeros over here and decimal will get placed here. So हमारे पास यहाँ पे कितने zeros आ रहे हैं? Approx 6 zeros हमारे पास आएंगे. So final answer आएगा 93 and total 6 zeros will be your answer. In part B, it says which of these countries had the least population. So we need to find out कि least population वाला हमारे पास कौन सा है. It's अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होता है कि 1.3 and 1.9 these are seem to be the least one, but the thing is you have to identify the power as well. Exactly, index. So index is greater, या वैल्यू बहुत बड़ी है, 8 है ये, तो इसका मतलब ये कभी भी लीस्ट नहीं हो सकता. लीस्ट हमेशा लेस पावर वाला होता है, तो लेस पावर वाला हमारे पास या तो 6 है, एक ये आपके पास है, ये आपके पास 6 है, एंड देन वी हैव दिस. बस ये हमारे पास. अब मैं देखूंगा 5.7 और 9.8 में से कौन सा वाला है. तो 5.7 मेरे पास छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 9.8, सो 9.8 विल गेट इग्नोर्ड. तो हमारे पास जो सिंगापुर है दैट इज हैविंग द लीस्ट पावर. ठीक है, लीस्ट पॉपुलेशन. नाउ in part C. In part C, it says work out the difference between the population of China and the population of India in April 2016. So first of all, we have to solve it. तो ये कैसे होगा? 1.382 into 10 raised to the power 9 minus 1.327 into 10 raised to the power 9 as well. तो अब आपके पास यहाँ पे 10 raised to the power 9 and 10 raised to the power 9 same है. So we can take 1.382 minus 1.327 taking 10 raised to the power 9 as common. तो अब अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इट्स 1.382 minus 1.327, which is 0.055. equal to 0.055 10 raised to the power 9. And we have to write down the answer in the form of standard form. So that means decimal value will shift on this two decimal place on the right hand side, which means the power will get decreased. So it will be 5.5 into 10 raised to the power 7. That will be your answer. In question number 9, we have an isosceles triangle, and in isosceles triangle they ask you to find out area of a triangle. And we know that whenever we have a non-right angle triangle, so area of a triangle will be half into AB times sine C, right? What is C basically? C is basically the angle which is opposite to, which is basically the intersection of the two sides, right? So if we can consider this angle as my reference angle, which is basically equals to C, that means I have to consider these two sides. So it totally depends on you. Whatever angle you consider, the intersection of that particular angle must be the intersection angle of the two particular sides, and you have to substitute those two sides in place of A and B. So if I have chosen degree theta equals to C degrees, so that means the value of A and B will be 14.5 and 20. So it will be area equals, and for that we have to find out the value of C first. So to calculate the value of C, I have to use the
cosine rule, because whenever there is a discussion about the three sides and one angle, we need to find out the angle by using the cosine rule. So, and we know the technique that if we want to find out the angle, the side opposite to that particular angle will be written on the left hand side. So 14.5 whole square equals 14.5 whole square plus 20 square minus 2 into 14.5 into 20 into cos c degrees. Got it? So we Yes. have the value of c. If we further simplify it, we will be having the answer after taking the inverse of cos. So it will be c is equals 46.3 degrees. That's the value of c, right? Now, if I substitute these values in the formula of area, it will be half AB, that is 14.5 into 20. Correct? And then cos, it's not cos, it's sine. So sine 46.3, right? So you'll be having the final answer of area, that is equals to 105 degrees. That will be your answer, right? The other way to solve the question is you can directly draw a perpendicular line over here, making both the angles of 90 degrees and Yes, this one. considering each of the side as 10 centimeter base. Right now you can apply the formula of Pythagoras Pythagoras theorem to calculate this length of opposite, and then use the sine cosine rule, or either you can use directly the cosine rule by using adjacent and hypotenuse to find out the value of c, and then substitute this c in the area to get the answer of the final area of a triangle. So it totally depends on you. Whatever method you choose, you can directly use the cosine rule as I've done. So it totally depends on you, right? Now we have another question. Question number 10. In question number 10, we have simultaneous equation, and we know to find out the values of the unknown variable in simultaneous equation, we have the two methods. If we ignore, or if we ignore the graphical method for some time, we have the two methods. First one is known as the elimination, and the second one is known as substitution method. So there are some of the students who think elimination is quite difficult for them. So most of the students prefer to do the question through substitution method. So it totally depends on you, whatever you choose. But the easiest way, or we can say the simplest way, or the shortcut way to find out the unknown variable is the elimination method, right? So if we want to find out, let's say, if we want to eliminate x and we need to calculate the value of y, so that means we have to multiply equation 1 with 5 and equation 2 with 3. So if we multiply like this, and 3 by equation number 2. So it will be 3x plus 5y equals 3. So it will be 7, 5, 35x plus 5 into 3 is 15y. Okay, I am just eliminating y here, right? I am just eliminating y here. Equals 20 into 5 is 100, and 3 into 3 is 9x plus 5 into 3 is 15y equals 3 into 3 is 9. Here we have eliminated y. Y eliminate हो गया. अब आपने x को simplify करना है. So 35 minus 9 कर देंगे. So 35 minus 9 will give you 26. X equals 100 minus 9 will give you 91. So the value of x is equals 91 over 26, which is equals to approx 3.5. When you will substitute this value of y in any of the equation, either equation 1 and equation 2, you will be having the answer of y. So if I substitute in equation number 2, so it will be 3x is 3.5 plus 5y equals 3. So 3 into 3.5 will give you answer. 3 into 3.5 will give you 10.5. So 5y equals 3 minus 10.5. So the answer of y after simplification will give you the negative value, which is equals to minus 3 over 2. Or we can say minus 1.5. So y is minus 1.5 and x is 3.5. These are the values. In the question, they ask you to do the two comparisons, and we have the two
test, math test and English test. They have given you the results of English test, median and interquartile, and the math individual test numbers are given, and you have to find out the median interquartile to compare both of them. So first of all, we know that median is basically the exactly the half value, right? And we need to identify whether the data is arranged in the ascending order or not. So data is already arranged in the ascending order. We need to find out exactly the center value. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Since we have how many students? 15 students. So let's Yes. see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That means 26 is your median, which is basically the exactly the center value of the given data. In the other manner, we can find out the median by using the formula of n plus 1 divided by tooth value. N is basically the number of terms. We have 15. 15 plus 1 is 16 divided by 2, which will give you 8. That means we have to find out the eighth term, and eighth term is 26 over here. So median is basically equals to 26. So if we compare the result of the median value of English and math, right? So which one is higher? Math, Yeah. right? And now if you want to find out the interquartile range, we know to find out the interquartile range, we have to use the formula of IQ is equals to upper quartile minus lower quartile, right? Upper quartile is basically 75th of the value, or we can say upper quartile is basically 3 of n plus 1 over tooth value. So if it is 1, 3 over 4. 3 into n plus 1 over 4. So it is 16 over 4 into 3. So 4 into 4 is 16. 4 into 3 is 12. That means 12th value. So 8. Then we have 9, 10, 11. 9, 10, 11, 12. This is your 12th value. And now we have to find out the lower quartile. For lower quartile, formula will be LQ equals n plus 1 over 4. That's it. So that means 16 over 4, which is equals to 4 into 4. So fourth term. So fourth term is this one, which is basically this 20. Yes. So the value is, the answer is 29. The answer is 20. If we need to find out the interquartile, we have to subtract 20 from 29. We will be having 9. Because we cannot subtract the position. 12 and because some of the students think that 12 and 4 is the answer. 12 and 4 is basically the position of the value. 29 and 20 is the answer, which we have sorted out from the table, right? Then after subtracting 29 minus 20, we will be having the answer of interquartile range, that is equals to 9. So if we will compare it, the interquartile range of English is more than the interquartile range of math, but the median of English, or we can say the median of math, is greater than the median of English. So we have both the comparison over here, the interquartile range and median as well, right? Now we have question number 12. So this shape is known as a pentagon because it has 5 corners. We can say, in the other words, it is having the 5 sides, right? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इन्होंने यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने के लिए जो है वो एक कंडीशन दी हुई है, दैट इज EJ, which is basically the side of this side. This EJ is being compared with this DE. ओ मैंने गलत मार्क किया है. ओके. EJ is G. base, हाँ, EJ कहाँ है? ये है EJ. EJ is being compared with AE, this one. Yes. राइट. अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन आपके पास क्या होगा? वी कैन डायरेक्टली से कि अगर मेरे पास EJ जो है वो 4AE के बराबर है,
तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ई जे अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू 4:1, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो, इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट प्ले किया, और वो ये था कि इन्होंने आपको जो है वो ये वाला पार्ट नहीं बताया ए से ई क्या है। इन्होंने आपको ई से जे बता दिया और ए ई अलग बता दिया, इन्होंने टोटल पार्ट आपको नहीं बताया कि आप बताओ ए जे क्या होगा। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर मेरे पास ए से ई का रेशो 1 है और ई से जे का जो रेशो उसने आपको दिया है 4 है, अगर हम रीड करते हैं तो आपको ये नजर आ रहा है, यहां पे आपके पास बेटा ई जे का रेशो कितना है, 4 है, और ये जो रेशो आपके पास है ए ई का 1 है, ये रेशो 1 है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया। अब जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो वी कैन डायरेक्टली से कि जो ए जे का रेशो होगा वो टोटल कितना होगा, 5 होगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, दोनों को ऐड अप कर लूंगा मैं, टोटल रेशो पता चल गया। क्योंकि हम जो साइड कंपेयर करने लगे हैं दोनों पेंटागॉन्स की, वो आपके पास ए ई और ए जे है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि हम जो कंपेयर करेंगे वो ए ई एंड ई जे कंपेयर करेंगे, विच विल बी द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। रीजन बिहाइंड के ई जे इज नॉट कंप्लीटिंग द पेंटागन। पेंटागन जो कंप्लीट हो रहा है वो ए से लेके जे तक है, पूरा पेंटागन कंप्लीट हो रहा है, ई से जे पे नहीं हो रहा, ए से जे पे पेंटागन कंप्लीट हो रहा है। सो कंपैरिजन जो होगा वो ए ई एंड ए जे का कंपैरिजन हमारे पास यहाँ पे होगा। सो दैट इज द बेसिकली पॉइंट। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर बात की जाती है, वी नो द फॉर्मूला फॉर द सिमिलर, we need to find out the area, that means formula will be area 1 over area 2 equals length 1 over length 2 whole square. If we consider area 1 and length 1 of the smaller pentagon, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहां पे जो टोटल बात की जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, ए ई की बात हो रही है, तो वो कितने के बराबर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ द स्मॉलर। वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द स्मॉलर। तो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, गिवन है आपको ये 8, ठीक है, इक्वल्स एरिया 2 फाइंड आउट करना है, यानी टोटल एरिया भी बात कर रहा हूं मैं, सही है। उसके बाद लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 and 5। सो इट विल बी 1/5 होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा बेटा एरिया इज इक्वल्स A2 इज इक्वल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 8 मल्टीप्लाई बाय 25, करेक्ट। So what it Yes, will be, 8 multiplied by 25. 25. Exactly. So it will give you 200. And That then you is have to do 200 minus 8. exactly. So this is basically the area of the whole pentagon, which is the larger one. And we need to find out only for the shaded. So area of shaded will be 200, क्योंकि ये जो पूरा है ये 200 पूरा है इंक्लूडिंग दिस एज वेल। ठीक है, अब मुझे सिर्फ शेडेड पार्ट का निकालना है, और अनशेडेड का जो है वो गिवन है, दैट इज 8 ऑलरेडी, ये एरिया गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं शेडेड का मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है तो टोटल जो 200 है उसमें से मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा टू गेट ओनली द शेडेड पार्ट। तो 200 माइनस 8 विल गिव यू 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर।